नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 19। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 18, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। इसके साथ जो वीडियो है ये हम डेली दोपहर 3 बजे जो है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था कि कर्ण राजवंश जो है उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। अग्निमित्र, वासुदेव, सिमुक या सतकर्णी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो वासुदेव हैं इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे उनको हराकर जो कर्ण राजवंश है इसकी स्थापना की थी और 73 ईसा पूर्व में जो है वो की थी। ये भी जो है वो ध्यान में रखिए था। और जो कर्ण वंश है वो 75 ईसा पूर्व यानी कि 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो है वो शासन जो है वो किया था। और जो वासुदेव थे ये पाटलिपुत्र के कर्ण वंश के प्रतीक के रूप में भी जो है वो जाने जाते थे। देखते हैं चलिए अब अपना प्रश्न इस वीडियो का। इस वीडियो का आपके लिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख है। पहली, चौथी, 8वीं या 9वीं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान जो है उसके निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 8वीं अनुसूची या भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो 22 अनुसूचित भाषा हैं उनका उल्लेख जो है वो किया गया या उनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था अनुसूचित जो भाषाएं हैं कितनी है टोटल, तो 22 जो है इनकी संख्या है। देखते हैं दूसरा प्रश्न कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की अवधारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है कि कौन सी इनमें से रूढ़िबद्ध धारणा है, और ये भी बताया गया है रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है कि जिनके संबंध में सभी लोग कह सकते हैं छवि बांध लेते हैं, पक्की बात धारणा जो है वो बना लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो कह सकते हैं आपका ये सभी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तो सभी जो है वो सही हो जाएगा। ये सभी जो धारणाएं हैं वो जो है वो हो रखी हैं, यानी पहले से बनी हुई हैं और यही आगे भी चल रही हैं, परंतु ऐसा सत्य जो है वो नहीं है। धारणा के विषय में यही जो है वो कहा जाता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न की भारतीय महिला परिषद जो है डैश का एक हिस्सा था। शारदा सदन का, ब्रह्म समाज का, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का या आत्मीय सभा का। भारतीय महिला परिषद डैश का एक हिस्सा था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में 1887 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। इनके द्वारा स्थापना जो है वो की गई थी, क्या कह सकते हैं इनके द्वारा स्थापित जो है वो किया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। और इसके अंतर्गत ही आपका जो प्रश्न पूछा गया है भारतीय महिला परिषद, इसका 1905 में जो है वो उद्घाटन किया गया था। तो दोनों सन जो है वो ध्यान में रखिएगा। और ये भारतीय महिला जो परिषद है ये महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जैसे कि सामाजिक मुद्दे होते हैं तो उन पर चर्चा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय महिला परिषद की। देखते हैं चौथा प्रश्न कि लद्दाख के बारे में सही कथन इनमें से कौन सा है। लद्दाख जम्मू कश्मीर जो है उसके पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। दूसरा कह रहा है कि लद्दाख के लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन जो है वो मिलती है। और तीसरा कह रहा है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं और तिब्बत जो है उसका ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफी प्रचलित है। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। यही सेम चीज आपकी एनसीईआरटी में भी इस पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं, परंतु यहाँ पर सोशल साइंस में जो है वो पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है
आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो चारों ही यहाँ पर यानी कि 3 कथन दे रखे हैं, तीनों ही आपके बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। तो तीनों ध्यान रखिएगा इसके संबंध में, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन बी में आपका पश्मीना ऊन दे रखा है, इससे सीटेट में ईवीएस सेक्शन में आपका जो प्राइमरी लेवल है उसमें प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा, कि भारतीय संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो है वो किया गया 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1950। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संविधान सभा जो है उसके पहले सत्र का आयोजन 13 दिसंबर 1946 को जो है वो किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। वे अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। उन्हें स्कूल में दूर क्यों बैठना पड़ता था, ये यहाँ पर पूछा गया है। जातिगत असमानता के कारण, वे पढ़ना नहीं चाहते थे, या वे पढ़ने से डरते थे, या वे सामाजिक नहीं थे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आत्मकथा जूठन में लिखते हैं जो लिखा है, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा स्कूल में जो है दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, केवल यहां से लेकर यहीं तक का जो है वो है। आगे यहां से प्रश्न पूछा गया है कि उन्हें स्कूल में दूर क्यों बैठना पड़ता था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जातिगत असमानता के कारण। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। पहले कथन से भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जातिगत असमानता को लेकर यहां पर बात की गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, कि उत्तर भारत में जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी वे किस रूप में जाने जाते थे? आदिमाई, ग्राम भोजक, दास कर्मकार या गृहपति। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि उत्तर भारत में जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी वे किस रूप में जाने जाते थे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहें और आपका अच्छे से अच्छा जो है आपका पेपर हो। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी दास कर्मकार जो है वो सही हो जाएगा। उत्तरी जो भारत है उसमें जो दास कर्मकार शब्द है, ये जो भूमिहीन लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर भारत में जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी, यानी कि जो भूमिहीन लोग थे उनके लिए प्रयोग किया जाता है दास कर्मकार। ये लोग हैं जो कि दूसरे की भूमि पर काम करके अपना जो जीविकोपार्जन जो है वो करते हैं। तो दास कर्मकार आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां, कि चिकित्सा पर्यटक है वे विदेशी पर्यटक जो दूसरे देश में अपना इलाज कराने जाते हैं जहां कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त। दूसरा कह रहा है वह सेवा कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाए। तीसरा कह रहा है कि वह सेवा कार्य जो देश के सब लोगों के लिए किया जाए। और चौथा कह रहा है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि चिकित्सा पर्यटक इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वे विदेशी पर्यटक जो दूसरे देश में अपना इलाज कराने जाते हैं जहां कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हों। यानी कि चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की जो यात्रा करते हैं वो आपका चिकित्सा पर्यटन कहलाता है, और चिकित्सा पर्यटक वो व्यक्ति हो जाएगा। तो यही आपका चिकित्सा पर्यटन होता था। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि निम्न विकसित जो देश होते थे उसके लोग उच्च विकसित देशों के प्रमुख जो चिकित्सा केंद्र है उसमें अपने देश में अनुपलब्ध जो उस समय कह सकते हैं चिकित्सा सुविधा नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो उसके उपचार के लिए चिकित्सा पर्यटन जो है वो करते थे। आज भी ऐसा होता है कि बहुत से छोटे अस्पताल में आप जाएंगे, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है तो वो बड़े अस्पताल में रेफर करते हैं, उस बड़े अस्पताल में नहीं जा पा रहे हैं तो उससे दूसरी जगह रेफर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी चिकित्सा पर्यटन में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस योजना या मिशन की सिफारिश के अनुसार संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका कैबिनेट मिशन योजना ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन जो योजना थी, इसके तहत जो संविधान सभा थी वो आपकी नवंबर 1946 में यानी कि 1946 में जो है वो अस्तित्व में आई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की सरकार बनती है? राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार ये आपका सही हो जाएगा। तो भारत में किस प्रकार की सरकार बनती है? प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार बनती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां कि जीवक चिंतामणि किसने जो है वो लिखा था? इलांगो अडिगल ने, तिरुवल्लुवर ने, जीवक ने या तिरुक्तदेवर ने। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। नाम यहाँ पर थोड़े से टफ हैं, ऑप्शन ए बी सी डी आप टाइप करके भी जो है वो बता सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी तिरुतक्कदेवर आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। तो जीवक चिंतामणि लिखा है, ये आपका एक तमिल महाकाव्य है। ये तिरुक्कदेवर जो है इनके द्वारा एक रचित जैन धर्म ग्रंथ है। और जो ग्रंथ है इसको तमिल साहित्य के जो 5 प्रसिद्ध ग्रंथ है उनमें भी जो है इसे गिना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि वह सरकार जो अपनी शक्तियों को जबरदस्ती लागू करती है वो क्या कहलाती है? अराजकतावाद, राजशाही, अधिनायकवादी या कुलीन तंत्र। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी अधिनायकवादी जो है वो सही हो जाएगा। अधिनायकवादी जो है इसमें वह सरकार जो कह सकते हैं अपनी जो शक्तियां होती हैं उनको जबरदस्ती लागू करवाती है, उसे हम कहते हैं अधिनायकवादी। इसमें जो लोग होते हैं उनकी कोई भागीदारी जो है वो नहीं होती है, उन्हें जो अधिकारी होते हैं उनके प्रति जो अपनी आज्ञाकारिता होती है वो जो है वो दिखानी होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि लोकतंत्र का वह रूप जिसमें लोग चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उन पर अपने अधिकार का जो है वो प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, वैकल्पिक लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है लोकतंत्र का वह रूप जिसमें लोग चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन पर अपने अधिकार का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। ध्यान रखिएगा प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जो जनता होती है वो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको सीधे चुनती है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जनता है उसके हित में कार्य करने के लिए जो नीतियां होती हैं वो प्रतिनिधि जिसको भी आप चुन रहे हैं वो खुद स्वयं जो है वो तय करता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था लोकतंत्र का वह रूप जिसमें लोग चुने हुए प्रतिनिधियों पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि निम्नलिखित या निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय आपको मार्ग बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा। इसको एकदम याद रखिएगा, सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग ये आपका अन्य पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये आपका जल मार्ग संसार के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेशों, एक कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ने का काम जो है वो करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो कब बना? चार ऑप्शन है 1945, 47, 48 या 1950। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1945 में। तो 1945 और महीना भी ध्यान रखिएगा अक्टूबर माह में। तो अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका संस्थापक सदस्य जो है वो भारत बना था। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां वृहत ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा
समकोण बनाते हैं जब तेज हवा चल रही हो या जब रात बहुत ठंडी हो। आई थिंक ये प्रश्न इससे पहले वाले जो सेट है उनमें पूछा भी गया था और मैंने बताया भी था कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपके वृहत ज्वार आते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य को बढ़ावा देना था। सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, धार्मिक समूहों का अपने धार्मिक जो संस्थान है उनकी स्थापना हेतु सहयोग, हिंदू और जो मुसलमान है उनके बीच सांप्रदायिक सौहार्द, या भारत में नई धार्मिक आस्थाओं का जन्म। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता, इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान जो है इसका उद्देश्य जो है वो मेन देखा जाता है, या इसका उद्देश्य कह सकते हैं आपका यही जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवेकपूर्ण तरीकों से संसाधनों के उपयोग से जुड़ा है, जो कि संसाधनों को पुनः नवीकरण हेतु एक नए सिरे से समय भी जो है वो देता है। सतत अर्थव्यवस्था, संसाधन प्रबंधन, संसाधन संरक्षण या क्रांति। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो इसको एकदम रट लीजिए, संसाधन संरक्षण आपका सही हो जाएगा। विवेकपूर्ण तरीकों से जो संसाधन है उनका उपयोग करना और उन्हें नवीकरण का समय देना ही आपका संसाधन संरक्षण जो है वो कहलाता है। और जो साधन है उनका अधिक उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण जो संबंधी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ाता है। तो इसका भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो किसी भी संसाधन का आप दोहन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो एक लिमिट में यूज करें। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस वीडियो के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि डेली दोपहर 3 बजे आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न अच्छे अच्छे मिलते रहें। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी ऐड हो सकते हैं, या मैंने एक लिंक अपडेट कर दी है। कुछ लोग कह रहे थे पहले वाली लिंक जो है वो उससे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो उसको क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब अपना प्रश्न कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या जलमंडल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस हैं उनके समूह जो है उसको वायुमंडल के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह हैं वो स्थापित होते हैं मध्यमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या थर्मोस्फीयर वायुमंडल में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी टाइप करके भी आप बता सकते हैं, या तो वीडियो के मेन कमेंट में आप ये ऑप्शन भी टाइप करके बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर जो है हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।